बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारी डिस्कशन जो है वो सीपीयू शेड्यूलिंग पे होगी कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है। हमने जैसे इससे पहले बात कर चुके हैं कि हमारे पास जब मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट होती है जिसमें हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो प्रोसेसर जो है उसको शेयर किया जाता है। और होता क्या है कि हमारे पास एक से ज़्यादा जब प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हैं वो रेडी क्यू में होते हैं, और प्रोसेसर जो है फिर वो बारी बारी डिफरेंट प्रोसेसेस को एलोकेट किया जाता है। तो आज हमारा टॉपिक सीपीयू शेड्यूलिंग के ऊपर ही, किस तरह से हमारे पास ये सारा सारा मैकेनिज्म काम करता है और उसके लिए कौन कौन से हमारे पास एल्गोरिथम्स हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए। अच्छा, हमारे पास हमने पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि जो प्रोसेस है उसकी जो लाइफ होती है उसके अंदर हमारे पास या तो प्रोसेस जो है वो प्रोसेसर जो है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है, या वो तो एग्जीक्यूशन में होता है, तो वो जो टाइम है उसका उसको सीपीयू बर्स्ट करते हैं, ठीक है। और जिस टाइम के ऊपर वो किसी आईओ ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, किसी इनपुट डिवाइस से डेटा को रीड करता है, किसी आउटपुट डिवाइस पे डेटा को राइट करता है, उसको आईओ बर्स्ट कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप पूरे प्रोसेस की जो लाइफ को देख लें तो उसमें कुछ टाइम जो है वो सीपीयू को यूज़ करता है, कुछ टाइम वो आईओ को यूज़ करता है, आईओ डिवाइसेस से इंटरेक्शन करता है, फिर सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, फिर आईओ से वो इंटरेक्शन करता है, फिर उसकी सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, उसको आईओ से उसकी इंटरेक्शन होती है, और इसी तरह से उसकी पूरी जो लाइफ टाइम है प्रोसेस की वो इसी तरह से जो है आखिर में वो ख़त्म हो जाता है, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो दो उसके अंदर उसकी पूरी लाइफ टाइम में मेनली हम कह सकते हैं, तो या तो उस प्रोसेस को प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको हम सीपीयू बर्स्ट कह रहे हैं, और जो टाइम जो है इस टाइम पे वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से इंटरेक्शन कर रहा है उसको हम आईओ बर्स्ट कहते हैं। तो ये हमारे पास प्रोसेस की लाइफ है। यहाँ पे आपके पास सामने एक आपको हिस्टोग्राम नज़र आ रहा है जिसके अंदर आपको एक यहाँ पे इस साइड पे जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस की, और दूसरे जो है ड्यूरेशन है कि हर एक प्रोसेस ने कितना ड्यूरेशन जो है वो सीपीयू को यूज़ किया है। तो अगर आप देख लें तो हमारे पास जो ज़्यादातर जो प्रोसेस हैं अगर आप पीक को देखें तो वो थोड़े ड्यूरेशन के लिए तकरीबन लेस देन 8 मिली सेकेंड्स आप देखें, कुछ मिली सेकेंड्स की उनकी जो है लाइफ टाइम में जो है ना, अगर आप देखें वो उसका जो सीपीयू बर्स्ट है, बर्स्ट ड्यूरेशन है। और अगर आप देखें तो बहुत कम प्रोसेसेस हैं जो कि बस ड्यूरेशन अगर आप देख लें यहाँ पे, तो जिनकी ड्यूरेशन जो है 8 से 16 मिली सेकेंड है, ठीक है। फिर इसी तरह से बहुत कम ड्यूरेशन, तो मैक्सिमम जो है वो ड्यूरेशन जो प्रोसेसेस की है जो किसी पी को यूज़ करते हैं वो कम ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ज़्यादा ड्यूरेशन तो ये हो सकता है जो कम ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं वो ऐसे प्रोसेस है जो कि इंटरेक्टिव प्रोसेस हैं, और जो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं वो मोस्टली हमारे पास ऐसे प्रोसेस हैं कि जो फॉर एग्जांपल कोई कंप्रेशन हो रही है या जिसमें इंटरेक्टिविटी यूज़र के साथ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस किस्म के प्रोसेसर को ज़्यादा लाइफ टाइम में यूज़ करते हैं। शेड्यूलर, सीपीयू शेड्यूलर हमारे पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। और तो मैं बात कर रहा था सीपीयू शेड्यूलर की। सीपीयू शेड्यूलर हमारे पास उसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहते हैं, और ये हमारे पास इसका काम होता है कि रेडी क्यू में से प्रोसेसेस को सेलेक्ट करना कि उस प्रोसेस को फिर प्रोसेसर असाइन किया जाए। तो
वो सीपीयू शेड्यूलर क्या करता है, रेडी क्यू में से प्रोसेस को सेलेक्ट करता है, ठीक है, और उसके बाद वो एक कंपोनेंट है उसको डिस्पैचर कहते हैं, उसको इन्वोक करता है, जिसका काम ये होता है कि वो सीपीयू अलोकेट करता है सेलेक्टेड प्रोसेस को। तो सीपीयू शेड्यूलर का काम हो गया कि रेडी क्यू में से प्रोसेस को सेलेक्ट करना, और फिर डिस्पैचर जो है वो सीपीयू एलोकेट करता है सेलेक्टेड प्रोसेस को, ये उसका काम है डिस्पैचर का। तो डिस्पैचर हमारे पास क्या करता है जी, वो सीपीयू का कंट्रोल जो है वो सेलेक्टेड प्रोसेस को वो देता है, ठीक है, जो कि सेलेक्टेड प्रोसेस होता है जिसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने रेडी क्यू में से सेलेक्ट किया होता है। अब ये किस तरह से होगा, ये आगे हम देखेंगे कि रेडी क्यू में से किस तरह से प्रोसेस सेलेक्ट करेगा प्रोसेस को, उसके लिए अलग मैकेनिज्म है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, क्योंकि एक प्रोसेस को, करंट प्रोसेस जिसको प्रोसेसर असाइन है उससे लिया जाएगा, तो उसकी कॉन्टेक्स्ट को उसकी पीसीबी के अंदर सारी उसकी स्टेट सेव की जाएगी, ठीक है, और उसके बाद दूसरा प्रोसेस जो है जिसको रेडी क्यू से सेलेक्ट किया गया है उसकी पीसीबी को लोड किया जाएगा, और उसके बाद यूज़र मोड में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि ये सारा काम जो होगा डिस्पैचर और सीपीयू शेड्यूलर जो अपना काम करेगा, डिस्पैचर काम करेगा, ये तो कर्नल मोड में होगा क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है। तो इस तरह से फिर हमारे पास जब यूज़र मोड स्विचिंग होगी तो उसके बाद यूज़र प्रोग्राम में उस लोकेशन पे जहाँ तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका था वहाँ से स्टार्ट होगा, या नया प्रोग्राम है तो शुरू से स्टार्ट, पहली इंस्ट्रक्शन उसकी एग्जीक्यूट होगी, और अगर वो कहीं पे उसको रोका गया तो वहीं से वो कंटिन्यू करेगा। तो ये हमारे पास डिस्पैचर का जो काम है। अच्छा, डिस्पैच लेटेंसी, ये हमारे पास वो टाइम है जो कि डिस्पैचर जो है लेता है एक प्रोसेस को जब वो रोकता है और दूसरे प्रोसेस को वो एलोकेट करता है प्रोसेसर, तो उसमें जो टाइम लगता है, ठीक है, तो एक प्रोसेस को स्टॉप करेगा, ठीक है, तो वो रनिंग में था उसको ले जाएगा रेडी स्टेट में, और जो है उसके बाद वो फॉर एग्जांपल दूसरा प्रोसेस रनिंग स्टेट में आता है तो उसमें जो टाइम लगेगा, तो नॉर्मली जो है ये कुछ माइक्रो सेकेंड्स हमारे पास होते हैं, डिस्पैच लेटेंसी जो है कुछ माइक्रो सेकेंड्स में होती है। अच्छा, सीपीयू शेड्यूलर जो है या सीपीयू शेड्यूलर किस वक्त जो है ये डिसीजन लेगा, क्योंकि सीपीयू शेड्यूलर ने रेडी क्यू में से किसी एक प्रोसेस को सेलेक्ट करना है, तो वो पहली जो हमारे पास सिचुएशन है वो उस वक्त वो लेगा ये डिसीजन कि किस प्रोसेस को फॉर एग्जांपल उसने सिलेक्शन करनी है रेडी क्यू से कि जब हमारे पास एक प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में जाता है, तो जब वो रनिंग से वेटिंग स्टेट में जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रोसेसर जो है अब फारिग है, उसको दूसरा प्रोसेस जो है उसी प्रोसेस को एलोकेट करना है, तो इस टाइम पे हमारे पास सीपीयू शेड्यूलर्स रेडी क्यू में से सेलेक्ट करेगा प्रोसेस को। सेकेंडली, जब हमारे पास कोई प्रोसेस जो है रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाता है, अगर उसको टाइम मिला था, टाइम स्लाइस मिला था प्रोसेसर का, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू पॉलिसी उसको जो है 20 मिली सेकेंड मिलने थे, ठीक है, हर एक प्रोसेस को, तो उसको जो टाइम एलोकेटेड था प्रोसेसर का वो कंप्लीट हो गया, तो अब वो उससे प्रोसेसर लेके दूसरे दूसरे प्रोसेस को एलोकेट किया जाएगा। तो इस वक्त भी जो है हमारे पास सीपीयू शेड्यूलर जो है फिर रेडी क्यू में से किसी प्रोसेस को सेलेक्ट करेगा। इसी तरह से हमारे पास कोई प्रोसेस जो है वो वेटिंग से रेडी स्टेट में जाता है, तो उस वक्त भी हो सकता है कि हमारे पास जो प्रोसेस रेडी स्टेट में गया उसकी प्रायोरिटी हाई है, तो उस वक्त भी अपना काम कर सकता है। और जब हमारे पास कोई प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाता है तो फिर प्रोसेसर फारिग है, तो उस वक्त जो है हमारे पास दूसरे प्रोसेस को रेडी क्यू में से सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये हमारे पास सीपीयू जो शेड्यूलर है किस वक्त डिसीजन लेगा। तो हमारे पास जो शेड्यूलिंग है वो कंडीशन 1 और 4 के अंदर जो है वो नॉन प्रिएम्प्टिव है, ठीक है, और
उसके अलावा जो हमारे पास 2 और 3 है वो प्रीएम्प्टिव है। किस तरह से 1 और 4 किस तरह से नॉन प्रीएम्प्टिव है, इसको देख लेते हैं। अगर आप देखें 1 और 4 को, 1 और 4 नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है कि उस जो प्रोसेस करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है उसको रोका, उनको प्रीएम्प्ट ना किया जाए, बल्कि वो खुद ही अपनी किसी ऐसी इवेंट की वजह से उसकी चेंज हो रही है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम या एक्सटर्नल कोई इवेंट नहीं हो रहा जिसकी वजह से उसको इंटरप्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास अगर देख लें स्टेट नंबर 1 जो है, हमारे पास प्रोसेस जो है रनिंग से वेटिंग स्टेट, तो वेटिंग स्टेट में से जाता है कि उसने आईओ से कुछ डेटा रीड करना है, तो उसमें उसको जो है प्रीएम्प्ट नहीं किया गया, बल्कि वो खुद ही उसने डेटा रीड करना है, जिसकी वजह से वो वेटिंग स्टेट में गया और उससे प्रोसेसर जो है वो ले लिया गया। ठीक है, तो उसको, ये हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव है। प्रीएम्प्टिव के अंदर जो है प्रोसेसर जो है, जो प्रोसेस जो है वो उससे लिया जा सकता है जब उसको एलोकेट कर दिया जाए। ठीक है, और नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर हमारे पास जब किसी प्रोसेस को प्रोसेस एलोकेट कर दिया जाए तो अपने जब तक वो अपना काम नहीं खत्म करता उससे नहीं लिया जा सकता। तो दोनों टेक्निक्स हो सकती है, प्रीएम्प्टिव भी हो सकती है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर स्टेट जो हमारे पास पहली सिचुएशन है जिसमें प्रोसेस रनिंग से वेटिंग में जाता है, तो वो अपनी मर्जी से जाता है, उसने कुछ डेटा रीड या राइट करना है, आईओ डिवाइस से कम्युनिकेशन करनी है, तो वो खुद ही जो है वेटिंग स्टेट में जाएगा। इस वजह से ये नॉन प्रीएम्प्टिव हो गया। इसी तरह से जब वो टर्मिनेट होता है, ठीक है, तो जब वो टर्मिनेट होता है तो उस वक्त भी उसको खुद ही जो उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो गई है तो वो टर्मिनेट होगा, तो उसकी ये नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होगी। इसी तरह से स्विचेस जो है, फॉर एग्जांपल ये जो 2 और 3 की हम बात करें, तो इसमें जब रनिंग से रेडी स्टेट में जाता है तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव नहीं है, क्योंकि ये प्रीएम्प्टिव है, उसको रोका जाएगा। उसको जो एलोकेशन दी थी, टाइम स्लाइस दिया गया था, तो ये हमारे पास उसको अब टाइम नहीं है, अब दूसरे प्रोसेस को एलोकेट करना है प्रोसेसर, तो इसको रोका जाएगा, तो ये प्रीएम्प्टिव है। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास कोई प्रोसेस जो है वेटिंग से रेडी स्टेट में जाता है और उसमें उसकी प्रायोरिटी अगर हाई है और दूसरे प्रोसेस को अगर प्रीएम्प्ट किया जाता है, रोका जाता है और उसको इसको एलोकेट किया जाता है, तो ये भी हमारे पास जो शेड्यूलिंग है ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होगी। अच्छा, तो हमारे पास ये 4 सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में जो सीपीयू शेड्यूलर है वो डिसीजन करेगा कि रेडी क्यू में से किसी उसने रेडी क्यू में से किसी प्रोसेस को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इसमें हमने पहली बात की कि जब हमारे पास कोई प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में जाएगा, तो अब प्रोसेसर फारिग है, तो कोई ना कोई जो प्रोसेस है रेडी क्यू में से सीपीयू शेड्यूलर ने सेलेक्ट करना है। दूसरा, जब कोई प्रोसेस जो है रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाएगा, ठीक है, इन केस कि उसका टाइम क्वांटम जो उसको दिया गया था वो खत्म हो गया, टाइम स्लाइस जो उसको दिया गया था, तो उस स्टेट में भी जो है अब प्रोसेसर जो है दूसरे प्रोसेस को असाइन करना है, उसके लिए रेडी क्यू में से सिलेक्शन होगी। तीसरा ये कि कोई प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेज में था और रेडी क्यू में गया है, हो सकता है कि वो उसकी प्रायोरिटी हाई थी, जिस वजह से जो है उसको रोकना पड़े सीपीयू शेड्यूलर को। ठीक है, जो करंट प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को प्रोसेसर एलोकेट करना पड़े। और दूसरा ये कि अगर कोई प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए। ये हमने बात कर ली कि 1 और 4 के केस में हमारे पास जो शेड्यूलिंग है वो नॉन प्रीएम्प्टिव है। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस रनिंग प्रोसेस है वो खुद ही अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, और 3 और 4 के केस में उसको रोका जाएगा। एक तो उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया है, और दूसरा वो अगर वेटिंग से रेडी में कोई प्रोसेस गया, कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस हो सकता है, तो उस सिचुएशन में भी हमारे पास उसको जो है उसकी जो शेड्यूलिंग होगी वो प्रीएम्प्टिव होगी। अच्छा, अब हमारे पास है शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया जो है, हम बेसिकली ये बात हम कर रहे हैं कि जी हम किस तरह से सीपीयू शेड्यूलिंग जो है की जाए। मतलब सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब कि किस तरह से प्रोसेसर को डिफरेंट प्रोसेसेस को के दरमियान शेयर किया जाए या शेड्यूल किया जाए,
उसमें पहले हमारे पास जो हमारा क्राइटेरिया है कि वो ये है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन। हमने इस तरह उसको ऐसा उसको शेड्यूलिंग ऐसे करनी है कि प्रोसेसर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है, ज़्यादा टाइम उसका जो है वो उसमें वो बिजी हो, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा जो है थ्रूपुट। थ्रूपुट हमारे पास के नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है वो पर यूनिट टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूट कर सके। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि एक जो हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रोसेसर जो है 1 सेकंड में 100 प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, और दूसरा हम कहते हैं कि 1 सेकंड में 1000 प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो 1000 प्रोसेस वाली थ्रूपुट अच्छी है ना। तो ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेस को पर यूनिट टाइम जो है एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। ये हमारे पास क्राइटेरिया है। टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब है कि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम, टोटल टाइम लग रहा है, उसको टर्न अराउंड टाइम कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करना शुरू किया और उसकी एग्जीक्यूशन में 5 सेकंड लग गए, तो ये उसका टर्न अराउंड टाइम है। टोटल टाइम जो जब उसको स्टार्ट किया गया और जब वो एग्जिट हुआ तो उसको 5 सेकंड लग गए, तो इसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, ठीक है। वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का मतलब ये है कि प्रोसेस जो हम उसको उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो वेटिंग टाइम का मतलब है कि वो प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो ड्यूरिंग उसकी लाइफ टाइम जो है, जब वो उसकी एग्जीक्यूशन होती है, उसमें वो कुछ टाइम जो है वो वेट करता है रेडी क्यू में, ठीक है, क्योंकि वो रेडी क्यू में जाता है, फिर वो अपनी बारी का इंतजार करता है, फिर उसको प्रोसेसर एलोकेट होता है, फिर वो उस दौरान कभी वो रेडी क्यू में आता है, कभी वो रनिंग, कभी वो रेडी स्टेट में आता है, कभी वो रनिंग स्टेट में होता है। जब वो रेडी स्टेट में होता है तो वो रेडी क्यू में होता है, जब वो रनिंग स्टेट में होता है तो प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो वो टाइम के जो रेडी क्यू में वो गुजारता है उसको कहते हैं वेटिंग टाइम, जो वो वेट कर रहा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक प्रोसेस जो है उसको 6 सेकेंड्स चाहिए टोटल एग्जीक्यूशन के लिए, प्रोसेसर उसको लोकेट कर दिया जाए 6 सेकेंड्स के लिए, तो उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी। लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तो उस वक्त प्रोसेसर फारिग नहीं होता, वो रेडी क्यू में वेट करता है, 3 सेकेंड वेट करता है। उसके बाद जो है वो उसको प्रोसेसर लोकेट होता है और वो 6 सेकेंड में जो वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल तो 3 सेकेंड उसने वेट किया, 6 सेकेंड उसने उसको प्रोसेसर असाइन हुआ, टोटली उसको टाइम जो सिस्टम में लगा वो 9 सेकेंड था। 9 सेकेंड में उसकी टोटल टर्न अराउंड टाइम हो गया, इसमें उसको पूरा वो एग्जीक्यूशन उसकी हुई, उसमें 3 सेकेंड उसने वेट किया रेडी क्यू में, तो ये 3 सेकेंड जो है ये वेटिंग टाइम होगा। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है रेस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है कि जब सिस्टम को रिक्वेस्ट जो है सबमिट की जाए और उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो। फॉर एग्जांपल कोई एक सिस्टम है, उसके अंदर प्रोसेस जो है, सो उसकी रिक्वेस्ट सबमिट हुई है, ठीक है, और उसने आफ्टर 30 मिली सेकेंड जो है ना उसने रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। हो सकता है वो आउटपुट आपको नजर ना आए लेकिन रिस्पॉन्स उसका है, तो वो उसका रिस्पॉन्स टाइम होगा। तो ये हमारे पास एक है। अब इसके अंदर जब हम सीपीयू शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा हम ऐसी टेक्निक होनी चाहिए और हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोसेसर मिक्स, हमारे पास जो पहला क्राइटेरिया था कि सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि जी हम ऐसी टेक्निक, ऐसा एल्गोरिथम यूज़ करें सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर कि जिसके अंदर हमारा सीपीयू जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पे एक टेक्निक आप यूज कर रहे हैं जिसमें प्रोसेसर आपका एवरेज जो है उसकी यूटिलाइजेशन जो है ना वो 50% है, और दूसरा जो आप टेक्निक यूज कर रहे हैं उसके अंदर आपकी सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो है वो 80% है। तो 80% जो आपको सीपीयू यूटिलाइजेशन दे रहा है वो बेहतर है, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरी हमारे पास है मैक्सिमम जो क्राइटेरिया जो हमारा थ्रूपुट का था, उसके अंदर भी हमारी कोशिश होती है कि हम उसको मैक्सिमाइज करें, मतलब ऐसी टेक्निक हो जिसके अंदर हमारा जो हम जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकें,
ठीक है। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास एक टेक्निक के अंदर 100 प्रोसेस पर सेकंड एग्जीक्यूट हो रहे हैं और दूसरे के अंदर 1000 हो रहे हैं, तो 1000 वाला अच्छा है, जिसमें ज़्यादा प्रोसेसेस पर यूनिट टाइम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरा हमने टर्न अराउंड टाइम को मिनिमाइज करना है। टर्न अराउंड टाइम मैंने बात की कि हमारे पास जो प्रोसेस स्टार्ट होता है और स्टार्ट से लेके एंड तक जो उसका टाइम होता है उस प्रोसेस का, वो टर्न अराउंड टाइम है। तो हमारी कोशिश है कि वो कम से कम हो। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस को टाइम चाहिए सिस्टम का 6 सेकंड, तो उसको एक टेक्निक यूज करके वो 6 यूनिट टाइम जो सेकंड जो है उसका 6 सेकंड उसको चाहिए, टोटल टाइम उसकी लाइफ है। अब वो एक टेक्निक यूज करके वो 7 सेकंड में अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है और दूसरी को यूज करके वो 10 सेकंड में कर रहा था। जो 7 सेकंड में उसको टर्न अराउंड टाइम मिल रहा है वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। इसी तरह से हमने वेटिंग टाइम को कम करना है कि जो हमारा प्रोसेस सिस्टम में आए तो उसको रेडी क्यू में कम से कम वेट करना पड़े, ऐसी टेक्निक को यूज किया जाए। दूसरा, हमने रिस्पांस टाइम को मिनिमाइज करना है कि रिस्पांस टाइम, अगर एक प्रोसेस रिक्वेस्ट सबमिट करता है तो उसका रिस्पांस जल्द से जल्द मिले। ठीक है। अगर एक रिस्पांस टाइम हमारे पास 5 सेकंड है, दूसरी तरफ अगर 2 सेकंड है, तो वो हमारे पास बेहतर है। तो ये हमारे पास रिस्पांस टाइम की बात होगी। अब हम देखते हैं हमारे पास ये जो हमने बात कर ली सीपीयू शेड्यूलिंग की, इसमें हम पहली टेक्निक देखते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS। तो ये सिंपल टेक्निक है। इसके अंदर सिंपली जो प्रोसेस जो है पहले आता है रेडी क्यू में, उसको पहले प्रोसेसर असाइन कर दिया जाता है। ये बहुत सिंपल है। इसमें मतलब सिंपल प्रोसेस आ रहे हैं तो उसको क्यू में लगा दिया जाता है। वो उस क्यू में जो पहला प्रोसेस पहले आता है वो क्यू में पहले होता है। तो उस प्रोसेस को जो पहले होता है उसको पहले साइन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है तो नंबर बाय नंबर जो है एक सीक्वेंस में उनको साइन कर दिया जाता है। तो इस तरह अगर हम देखें, हम ये यहाँ पे एक एग्जांपल भी हमारे पास, इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये प्रोसेस P1 P2 P3, ठीक है। और फिर इनके सामने अगर आप देखें तो इनका कितना, आप इसको आसानी के लिए हम कह दें कि पहले प्रोसेस को P1 जो प्रोसेस है उसको प्रोसेसर के 24 सेकंड चाहिए। आसानी के लिए आप इसको बस टाइम 2 सेकंड ले लें। P2 जो प्रोसेस है उसको प्रोसेसर के 3 सेकंड चाहिए। P3 जो प्रोसेस है उसको प्रोसेसर के 3 सेकंड चाहिए। अब हम कहते हैं कि पहले प्रोसेस P1 आया है, ठीक है, फिर प्रोसेस P2 आया है, फिर प्रोसेस P3 आया है। ठीक है। तो अब ये किस तरह से इनको प्रोसेसर असाइन होगा और ये सारी चीज हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो है गैंट चार्ट है और इसमें आपको नजर आ रहा है कि जी हमारे पास पहले प्रोसेस P1 आया है, उसको 24 सेकंड पहले प्रोसेस P1 जो है वो प्रोसेसर उसको असाइन कर दिया गया। ठीक है। और फिर उसके बाद जब उसने एग्जीक्यूशन 24 सेकंड के बाद, ठीक है, 24 सेकंड के बाद उसने जब अपनी एग्जीक्यूशन खत्म की है तो उसके बाद प्रोसेस P2, क्योंकि वो P1 के बाद P2 आया है तो उसको दे दिया गया। उसने 3 सेकंड के लिए यूज किया, 3 सेकंड के लिए प्रोसेसर उसको असाइन किया गया। फिर उसके बाद उसने जब यूज कर लिया है तो उसके बाद प्रोसेस P3 आया था, फिर उसकी बारी है। ठीक है। तो प्रोसेस P3 ने को प्रोसेसर लोकेट कर दिया गया। ठीक है। अब जब हमने इनका वेटिंग टाइम कैलकुलेट किया है तो प्रोसेस P1 देखें, जब वो आया है वो डायरेक्टली उसको प्रोसेस मिल गया है, तो उसने वेट जो किया है उस 0 सेकंड वेट किया है। ठीक है। और प्रोसेस P2 जो है उसने 24 सेकंड, हमने ये सपोज कर रहे हैं कि बस वो आगे P1 P2 P3 ये बिल्कुल करीब करीब ही आए हैं, लेकिन पहले P1 आया, फिर P2 आया, फिर P3। ठीक है। तो इस वजह से जब प्रोसेस P1 आया उसके बिल्कुल थोड़ी देर बाद P2 और P3 आ गए हैं। ठीक है। लेकिन आया पहले P1 है, फिर P2 और P3। तो P2 ने कितना वेट किया, क्योंकि प्रोसेस P1 को प्रोसेसर मिला था, हम सपोज कर रहे हैं एक ही प्रोसेसर है, तो प्रोसेस P2 ने फिर वेट किया है 24 सेकंड, क्योंकि प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रहा था। तो प्रोसेस P2 ने 24 सेकंड वेट किया है। ठीक है। और फिर जब ये
प्रोसेस P2 वेट किया, उसकी बारी आई, 3 सेकंड वो एग्जीक्यूट हुआ, तो टोटल फिर 27 सेकंड हो गए। तो फिर उसके बाद प्रोसेस P3 की बारी आई, तो प्रोसेस P3 ने 27 सेकंड वेट किया। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोसेस P2 स्टार्ट हुआ है 24 सेकंड के बाद, तो उसने 24 सेकंड वेट किया। प्रोसेस P3 स्टार्ट हुआ है 27 सेकंड के बाद, तो उसने 27 सेकंड वेट किया। तो हम इसमें एवरेज वेटिंग टाइम आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने पहले जो प्रोसेस P1 का वेटिंग टाइम लिख लिया जो 0 सेकंड वेट किया, फिर प्रोसेस P2 का जिसने 24 सेकंड वेट किया, और इसी तरह से प्रोसेस P3, इन तीनों को फिर डिवाइड बाई 3 कर दिया, क्योंकि 3 प्रोसेस हैं, हमने एवरेज निकालनी है तीनों की। तो हमारे पास टोटल जो वेट टाइम एवरेज वेटिंग टाइम है वो 17 सेकंड है। ठीक है, अब 17 सेकंड है। अब इसको हम ऐसे करते हैं, हम कहते हैं भाई अब इसी एग्जांपल को हम इस तरह से लेते हैं कि जी हमारे पास इस तरह हुआ कि प्रोसेस जो है वो आए, तो उसमें प्रोसेस P2 पहले आया, P3 बाद में आया, और फिर P1 आखिर में आया। हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया। ठीक है, पहले हमने कहा था, इससे पहले एग्जांपल में P1, P2, P3 आए थे। अभी हम कहते नहीं, P2 आया था, फिर P3 आया था, P1। उनकी बर्स्ट टाइम वही है, P2 को 3 सेकंड चाहिए, P3 को 3 सेकंड चाहिए, P1 को 24 सेकंड चाहिए। तो अब इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो क्यों P2 पहले आया था, तो P2 पहले आया था तो उसको प्रोसेसर असाइन हो गया, तो 3 सेकंड के लिए उसने यूज किया। तो 3 सेकंड के लिए जब उसने यूज कर लिया, तो फिर अब उसके बाद P2 आया था, P3 आया था, तो P3 को मिल गया, P3 ने जो है 3 सेकंड के लिए यूज किया। फिर उसके बाद P1 आया था, तो उसने फिर 24 सेकंड के लिए यूज किया। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इनका वेटिंग टाइम जो है हम देखते हैं, तो इस क्योंकि अब सीक्वेंस चेंज हो गया, तो हमारे पास प्रोसेस P1 पहले हमारा जो प्रोसेस P2 पहले आया था, जो हम कैलकुलेट करते हैं P1 का, तो P1 का अगर हम देखें जो वेट टाइम है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं प्रोसेस P1 ने वेट किया है 6 सेकंड। आप देखें स्टार्ट हुआ तो उससे पहले से 6 सेकंड वेट किया, और प्रोसेस P2 जो है उसने बिल्कुल वेट नहीं किया, क्योंकि वो पहले आया था, तो उसने बिल्कुल वेट नहीं किया, तो उसने 0 सेकंड वेट किया, मतलब उसको वेट ही नहीं किया। और प्रोसेस P3 जो है उसने वेट किया है P2 का, दूसरे नंबर पे आया था, तो उसने टोटली 3 सेकंड वेट किया है। ठीक है, आप देखें 3 सेकंड। तो हम इन तीनों के हमने जब जमा कर लिए वेटिंग टाइम को, प्रोसेस P1, 2 और 3 के, तो प्रोसेस P1 ने 6 सेकंड, प्रोसेस P2 ने 0 सेकंड, प्रोसेस P3 ने 3 सेकंड। तो इनकी जब हमने एवरेज निकाली है, तो ये हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम, जो कि लास्ट स्लाइड में हम देखा था 17 सेकंड था, अभी 3 सेकंड हो गया। तो ये क्यों हो गया, इसको कहते हैं कन्वायर इफेक्ट। जब हमारे पास इस FCFS इस टेक्निक के अंदर जब हमारे पास शॉर्ट प्रोसेसेस जो हैं वो लॉन्ग प्रोसेसेस के बाद आ जाए, तो उसमें फिर एक कन्वायर इफेक्ट होता है कि जिसमें हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम बढ़ जाता है। जब आगे जो है प्रोसेस जो है वो बड़ा प्रोसेस है, ठीक है, और उसके बाद छोटे छोटे प्रोसेस हैं, तो उनको फिर उसका फिर ओवरऑल एवरेज वेटिंग टाइम बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास थी FCFS, और उसके अंदर किस तरह से हमारे पास